हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज हम लर्निंग को, जो कि ये हमारा लर्निंग का सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग क्या है, उसकी एक डेफिनेशन क्या है जो आपकी पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग के क्षेत्र कौन कौन से, अधिगम के क्षेत्र यानी कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है। इसके अलावा थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको कि हम कहते हैं अधिगम का अंतरण। अगर आपने ये नहीं देखा है तो ज़रूर आप इस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर चेक करें। आपको सीडीपी की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सीडीपी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट और एस्टेट के लिए, जो टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट उसके लिए, तो आप उसमें जाके ज़रूर चेक करें उनको। आज ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अधिगम के कुछ फैक्टर्स को, ठीक है, जो कि आपके फैक्टर हैं, कुछ कारक हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं लर्निंग को। उनको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अधिगम का जो वक्र होता है वो क्या होता है, यानी कि लर्निंग कर्व क्या होता है उसको देखेंगे। उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है, यानी कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं। तो आज ये तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। उससे पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। एचटेट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है लर्निंग से रिलेटेड, जो कि लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका आया है पेपर में, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन जो कि है लर्निंग इज, ठीक है। लर्निंग इज, ये आपका एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। लर्निंग इज, लर्निंग क्या है। एवरीथिंग वी नो इज लर्नड, यानी कि जो चीज़ें, जो सब कुछ हम जानते हैं वो सब अधिगम किया हुआ है, या फिर व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, यानी कि रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, या फिर प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, यानी कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लर्निंग को और मेजर कर सकते हैं। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज टाइम, यानी एक एज लिमिट तक ही आप सीख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं सीख सकते। तो बिल्कुल ही मतलब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है ये तो, कि हम सिर्फ एक एज तक सीख सकते हैं, बल्कि हम कंटिन्यू एक लाइफ टाइम तक सीखते हैं। तो ये परिभाषा हमने लास्ट टाइम सीखी थी कि लर्निंग का मतलब क्या है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस या फिर परमानेंट चेंज ऑन बिहेवियर एंड नॉलेज एंड स्किल, और वो भी किसकी वजह से, हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो ये आपका आंसर रहेगा, आंसर नंबर सेकंड इसका आंसर रहेगा। ये एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में क्या रहेगा आपका, फैक्टर जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि आपके लर्नर को अफेक्ट करते हैं, जो लर्नर की तरफ से यानी अधिगमकर्ता की तरफ से। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक कारक होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। शारीरिक कारक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शारीरिक कारक, तो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले आता है आपका एज एंड इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। एज और मैच्योरेशन यानी कि आपकी आयु और परिपक्वता। आयु और परिपक्वता तो अधिगम को प्रभावित करेगी आपकी अधिगमकर्ता की यानी लर्नर की जो एज होती है और मैच्योरेशन होता है। भाई आप एक 2 साल के बच्चे से वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। जैसे कि अगर एक 3rd क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसकी मैच्योरेशन लेवल पे बात करें, एज के लेवल पे बात करें, तो एक 3rd क्लास के बच्चे को आप साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब हम उसे नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी एज नहीं है, उसकी मैच्योरेशन नहीं है, अभी तक वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को सीख सके। हमारा करिकुलम जो है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 1st क्लास के बच्चे को उस लेवल का जो पाठ्यक्रम है वो दिया जाता है, फिर 2nd क्लास पे उससे थोड़ा अबव, फिर 3rd क्लास में उससे थोड़ा टफ, और इस तरीके से क्या है हम आगे उसको लेकर के जाते हैं। तो एज और मैच्योरेशन जो होता है लर्नर का, वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैच्योरेशन जो होता है एक लिमिट सेट करता है आपकी डेवलपमेंट में भी और आपकी लर्निंग में भी, कि आप मैच्योरिटी लेवल तक ही सीख सकते हैं जितना आप मैच्योर हैं सीखने के लिए, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं आपके फिजिकल उसकी फैक्टर की, तो सब इसमें आता है आपका
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, ये मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है बच्चे का। भाई शारीरिक में क्या हो गया, अगर एक बच्चा जो है वो मतलब शरीर से ठीक नहीं है, अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसको क्या होगा, उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगी वो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। उसको किसी भी अगर तरीके से उसको प्रॉब्लम है, फिजिकली उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। अगर मेंटली प्रॉब्लम है बच्चे को किसी भी तरीके से, भाई मेंटली अगर वो अपसेट है किसी चीज़ को लेकर के, या उसके घर के माहौल को लेकर के, या किसी और स्ट्रेस को लेकर के, अगर मेंटल हेल्थ बच्चे की ठीक नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा जो है वो ठीक से नहीं सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल में ही आता है आपका सेंस ऑर्गन्स आपके, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में क्या सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है बच्चा, स्टार्ट अपने सेंसेस से सीखना करता है। तो अगर किसी बच्चे के सेंस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, किसी भी एक सेंस ऑर्गन में भी अगर प्रॉब्लम है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है या ठीक से सुन नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, वो चीज़ उसके अधिगम को प्रभावित करेगी। तो ये आपका एक फैक्टर है, इससे क्वेश्चन बनता है बाकायदा, मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। एज एंड मैच्योरेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उसके अलावा आपका सेंस ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा आती है आपकी एक फटीग, यानी कि अगर बच्चे में थकावट है, थकान, ठीक है। अगर हम लोग देखते होंगे कई बार कि स्कूल से बच्चों को जाने के बाद में घर में कुछ काम करना पड़ता है, अगर ठीक है, घर में काफ़ी अगर काम करना पड़ता है स्कूल से जाने के बाद में भी, अगर हम देखें तो गांव में ज़्यादातर ऐसा होता भी है कि भाई बच्चे जो हैं स्कूल से जाने के बाद में अगर उनको घर का काम करना पड़ रहा है, अगर खेत में जाकर के काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे को एक एक्सेस जो थकान हो जाती है वो उसकी लर्निंग को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, उसकी लर्निंग पर प्रभाव डालेगी, उसके अधिगम को वो मतलब क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ये थकान जो होगा वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगी। तो फिजिकल फैक्टर हमारे ये होते हैं, और भी बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी भी इसी में आता है आपका फिजिकल फैक्टर में ही, ठीक है। तो ये हो गए आपके फिजिकल फैक्टर। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। कुछ क्या होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक। यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड कौन कौन से कारक होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंटेलिजेंस, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं बुद्धि, ठीक है। इंटेलिजेंस होता है जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है, अफेक्ट डालता है उसके ऊपर। भाई आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस का जो होता है हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल होता है इंटेलिजेंस का, कहीं ना कहीं हमारे ट्रेट्स में इंटेलिजेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। हमारा आईक्यू लेवल सबका जो होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। एक बच्चे का आईक्यू लेवल है जो कि आपका सुपीरियर में काउंट होता है, ठीक है, अगर वो 110 से अबव जा रहा है, तो एक होता है जो बिलो जाता है उससे 90 से लेकर के 110 तक क्या होता है, एवरेज आईक्यू लेवल होता है, जो हमारी ज़्यादातर जो हम जनता है वो हम इसी में लाई करते हैं 90 से लेकर के 110 तक, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज होता है, और ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो चीज़ें होती है वो एवरेज होती हैं, आपके ज्ञान के मामले में या फिर आपकी हाइट के मामले में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो बहुत कम मिलेंगी, मतलब सुपीरियर लोग जो है वो बहुत कम मिलेंगे, बिलो एवरेज जो है वो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एवरेज जो है वो ज़्यादातर हम लोग इसमें लाई करते हैं 90 to 110 में। तो अगर बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है, ठीक है, बिलो एवरेज अगर बच्चा है, तो आप कितनी भी अच्छी मेथड उसके साथ में इस्तेमाल कर लीजिए, आप उसके आईक्यू को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, एक टीचर अगर एफर्ट करता है तो कुछ परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं उसके आईक्यू की, लेकिन हम मतलब एक चमत्कार नहीं कर सकते उसके साथ में। तो इंटेलिजेंस जो होती है बच्चे की वो प्रभाव डालती है किस पर, आपके अधिगम पर, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका इंटेलिजेंस। सेकेंड होता है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं अभिरुचि। एप्टीट्यूड, इसको हम अगर सरल भाषा में कहें तो हम इसको कह सकते हैं योग्यता।
भाई बच्चे के अंदर जो है ना, एक लर्नर के अंदर सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए। भाई टीचर जो है वो बहुत एफर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर एक बच्चा नहीं सीख पा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड की भी कमी हो सकती है। एप्टीट्यूड भी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हम इसको जन्मजात में लेते हैं। अब देखिए जैसे कि लता मंगेशकर का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एक बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस से ये चीज़ हासिल नहीं कर ली है, उनके अंदर जन्मजात ये क्षमता थी कहीं ना कहीं, जिसको कि उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस दे करके, अपना एफर्ट दे करके उन्होंने उसको क्या किया, निखारा है, ठीक है, उसको इन्हेंस तो किया है। लेकिन अगर उनके अंदर में जन्मजात ये बिल्कुल भी योग्यता ही नहीं होती सिंगर बनने की, तो बेशक वो कितना ही रियाज कर लें या कितनी ही प्रैक्टिस कर लें, वो एक अच्छी सिंगर नहीं बन पाते, ठीक है। तो एक बेसिक जो आपकी योग्यता है, एप्टीट्यूड है, वो बच्चे के अंदर होना जरूरी है। अगर इसमें कमी है तो क्या होगा, अधिगम को आपको प्रभावित करेगा ये। इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। इसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं रुझान होना किसी चीज़ के प्रति। एटीट्यूड यानी कि एक लर्नर का पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों ही अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। भाई अगर हम मानते हैं मैथ्स के प्रति कुछ बच्चों का क्या होता है, एक मतलब फोबिया होता है कि भाई मैथ्स तो नहीं हो पाएगा। अब सीटेट को लेकर ही देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आप लोग कहते हैं कि भाई 15 मार्क्स का ना ये मैथ्स ना करना पड़े, बाकी सारी पेडागोजी वगैरह सब कुछ कर लेंगे, मैथ्स ना करना पड़े, इसको मतलब ना करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, उसके अलावा 90 मार्क्स आ जाए कहीं से तो ठीक है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है मैथ्स के प्रति। उसका एक रीज़न हो सकता है कि भाई जब आपने बेसिक्स में स्टार्ट किया था मैथ्स को, तो एक बहुत अच्छे मेथड से आपको ना पढ़ाया गया हो, एक बहुत अच्छा टीचर आपको ना मिला हो, या फिर जो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकते हैं जो मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो इस्तेमाल ना किए गए हों। कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में सीखने को लेकर के आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो बन गया है। तो एटीट्यूड जो है अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी चीज़ को, स्कूल को लेकर ही अगर एक बच्चे का नेगेटिव एटीट्यूड बन जाए, ठीक है, उसका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, तो क्या होगा, वो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो एटीट्यूड हो गया आपका, ये हो गया। इसके अलावा आपके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो आपकी भावनाएं होती हैं, वो भी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। इमोशंस हमारे लर्निंग को बहुत अफेक्ट करते हैं। कैसे, देखिए एक बच्चा है, अगर इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, अगर उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है अगर, तो आप उसको चाहे जितना मर्जी अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको ध्यान से नहीं सुन पाएगा, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर एक बच्चा बहुत दुखी है, ठीक है, अगर आप भी अपने ऊपर ले लीजिए, अगर आप किसी दिन बहुत दुखी हैं, आपका मन ठीक नहीं है, तो क्या होगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। और किसी अगर आपका मूड अच्छा है, बहुत हैप्पी मूड है आपका, तो क्या होगा, कितना भी मतलब एक बोरिंग सा भी टॉपिक होगा तो उसको भी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेकर के थोड़ा पढ़ पाएंगे। तो ये क्या होगा, इमोशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आता है आपका इंटरेस्ट, जिसको कि हम कहते हैं रुचि, ठीक है। एक बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट, और एक होता है इसके साथ ही में मोटिवेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। इंटरेस्ट अगर उसका नहीं होगा, रुचि अगर उसकी नहीं है पढ़ने में या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तो क्या करेगा, उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। भाई आपने आज सीटेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है, अगर आपको वाकई में ही टीचर बनने में इंटरेस्ट है, तब तो आपको सीटेट को क्रैक करने का मन करेगा। आपको लगेगा इस बार मैंने फॉर्म भरा है और इस बार मुझे सीटेट क्लियर करके और मुझे टीचिंग में जाना ही है, क्योंकि मुझे टीचर बनना है। लेकिन अगर आपके 4 दोस्त और हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया सीटेट का, और आप भी चलो ठीक है यार, कुछ और तो है नहीं करने के लिए फिलहाल, मैं भी चलो टीचिंग का फॉर्म भर देता हूँ, सीटेट का फॉर्म भर देता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, तो क्या होगा, वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। क्या होगा प्रभाव, कि आपके अंदर उसको लेकर के मोटिवेशन नहीं होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कोरोना टाइम में, मतलब सीटेट की जो प्रिपरेशन वीडियो है उससे ज़्यादा बच्चे मोटिवेशन की वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी आ गई है कि भाई हम पढ़े तो हम क्यों पढ़े। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है टीचर बनने में, और अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने और पढ़ाने में, तो आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। और आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि भाई जब भी एग्ज़ाम होगा, आई एम 100% रेडी, ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कभी भी एग्जाम हो जाए, चाहे आज हो जाए, 2 महीने बाद में हो जाए या 2 दिन बाद में हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी, एक अधिगमकर्ता की लर्निंग को अफेक्ट करेगी। तीसरा एक और चीज़ होता है नीड आपकी, जिसको कि हम कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना।
कहते हैं ना। तो नीड बहुत ज़रूरी है। नीड कई बार होने से अगर नहीं होती है तो हम लर्निंग को जो है प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी लिया था कि इस कोरोना टाइम में सभी टीचर्स को एक नीड है कि वो ऑनलाइन पढ़ाना सीखें, ठीक है। अब ये नीड हुई है तभी उन्होंने लर्निंग किया है। अगर ये नीड नहीं होती तो ये लर्निंग जो है शायद उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ऑनलाइन पढ़ाना सीखना। तो ये आज के टाइम की नीड है कि हम लर्निंग सीखें, डिजिटल पढ़ाना सीखें, ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है वो ना रुके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इनमें अगर कमी होती है कहीं ना कहीं तो अधिगमकर्ता की लर्निंग में, उसके सीखने में भी कमी जो है वो हो सकती है, ठीक है। कुछ टीचर्स से रिलेटेड मेथड भी होते हैं, उनको मैं आपको ऑरली बता देती हूँ कि टीचर्स से रिलेटेड होते हैं कुछ चीज़ें जो आपके अधिगम को प्रभावित करेंगी। जैसे कि एक टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। आप देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, यानी अगर एक, जैसे कि मैथ्स की एग्जांपल ले लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते क्यों हैं या हिस्ट्री से क्यों डरते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जिस मेथड से, जिस इंटरेस्टिंग तरीके से वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए था, वो सब्जेक्ट उस इंटरेस्टिंग तरीके से ना पढ़ाया गया हो, वो मेथड इस्तेमाल ना किया गया हो जो कि उस टाइम पे सुटेबल था या ज़रूरी था, ठीक है। तो इसलिए उस सब्जेक्ट को लेकर के एक नेगेटिव एटीट्यूड बच्चे का बनता चला जाता है। टीचर का इमोशनल हेल्थ हो, इमोशनल और उसकी फिजिकल हेल्थ भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। भाई टीचर है जो बहुत जल्दी झल्ला जाता है, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसे ही दोस्तों को देख करके और टीचर बन गया है, और मतलब अपने प्रोफेशन को लेकर के वो सीरियस नहीं है, तो क्या होगा, तब भी वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, अगर एक टीचर मोटिवेटेड नहीं है तो वो आपको क्या मोटिवेटेड करेगा, ठीक है, आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता वो। तो ये टीचर से रिलेटेड फैक्ट है। कुछ होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, एक लर्नर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी घर की कंडीशन कैसी है, आपका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। भाई आपकी फैमिली में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके मम्मी पापा में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर एक मानसिक तनाव अगर है आपकी फैमिली में कहीं पर भी, तो क्या होगा, वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। आप सीखने पर ध्यान जो है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर वहीं आपकी एक खुशहाल फैमिली है, बेशक बड़ी फैमिली हो, लेकिन उसके अंदर में किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है, तो क्या होगा, एक खुशहाल उसमें पर्यावरण में आप अच्छा सीख पाएंगे। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग में, हमारे डेवलपमेंट में, हर चीज़ में, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हमारे। या फिर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो भी बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है उसको प्रभावित करता है। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है, ठीक है, कि जगह का भी बच्चे की लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ लर्निंग के फैक्टर्स थे। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आप सोचते होंगे इससे क्वेश्चन कब आता है, कैसे आता है, देखते हैं कैसे आता है, ठीक है, देखते हैं चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लर्निंग, ठीक है। लर्निंग जो है वो क्या है, संवेगों से ऋण संबंध रखता है, यानी कि हैज़ वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस, यानी कि इमोशंस के साथ में बहुत लिटिल कनेक्शन है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर्स इमोशन, यानी कि लर्नर के इमोशन से बिल्कुल ही अलग चीज़ है ये। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर इमोशन, यानी कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। या फिर इज नॉट अफेक्टेड बाय अ लर्नर्स इमोशंस, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अभी अभी हमने लर्निंग के फैक्टर्स में पढ़ा कि इमोशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं लर्निंग के ऊपर। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, घुमा घुमा के दे रखे हैं बिल्कुल आपको, लेकिन आपका सीधा सा आंसर ये है, क्योंकि हमने टेट मंथन पे पढ़ा है भाई कि लर्निंग को जो है इमोशंस क्या करते हैं, बिल्कुल प्रभाव डालते हैं लर्निंग के ऊपर में। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है एज अ लर्नर, तो आप क्या करेंगे, सीखने में आपको कठिनाई होगी ही होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर्स इमोशन। लर्निंग क्या करती है, इन्फ्लुएंस होती है लर्नर के इमोशन से, ठीक है। तो ये वाला एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है इससे। अब हम देखते हैं अधिगम के वक्र क्या होते हैं। वीडियो को पूरा देखना आप लोग, ताकि चीजें आपको समझ में आ सके अच्छे। अधिगम के वक्र क्या होते हैं, अब ये वक्र क्या बला है भाई, ठीक है। लर्निंग तो होती है, लेकिन लर्निंग का कर्व क्या चीज़ है। अब देखिए, अब आप लर्निंग एज अ लर्निंग, जब भी आप कुछ सीखते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और हमेशा एक ही स्पीड से आप लोग सीखते रहें। ऐसा बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। आपको क्या होगा, कभी आप मतलब अच्छे से सीख रहे हैं, कभी कभी क्या होगा, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो आपकी सीखने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो आपकी जो सीखने की गति होती है, जो आपकी प्रोग्रेस होती है, वो आपकी अगर एक कागज़ पर उतार दी जाए कि भाई पहले आप क्या कर रहे थे, धीरे सीख रहे थे,
फिर आपने क्या किया, थोड़ा तेज बढ़े, फिर आप थोड़ा धीरे हो गए, फिर थोड़ा सा तेज बढ़े। तो इसको अगर एक कागज़ पर उतार दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो वक्र बन जाता है, एक ग्राफ आपके सामने बन करके आ जाता है, उसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व या फिर अधिगम का वक्र। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अधिगम का वक्र। इसके बारे में एक डेफिनेशन भी दी हुई है कि अगर लर्निंग की उन्नति, यानी कि आप जो सीख रहे हैं उसमें आप उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं, मतलब कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं, कितना आपने सीखा है, कहाँ आप ठहर गए हैं सीखते हुए, इन सब को अगर उन्नति और अवनति को एक कागज़ पर उतार दिया जाए तो उसको अधिगम का वक्र कहा जाता है। ये परिभाषा दी है आपकी स्किनर ने। ठीक है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने लगाई है यहाँ पर। तो ये परिभाषा किसने दी है, स्किनर ने दी है। लर्निंग के जो कर्व होते हैं वो कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, 1 2 3 4 कितने दिए हुए हैं, तो 4 आपके लर्निंग के कर्व हैं। डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व, यहाँ आपकी टाइम आता है यानी कि समय, और यहाँ आपकी लर्निंग या फिर प्रोग्रेस आप कह सकते हैं। ठीक है, आपका अधिगम यहाँ आएगा, आपका समय जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, आपका समय यहाँ और आपका अधिगम यहाँ। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि आप जो है एक मतलब सीधी रेखा में सीखे जा रहे हैं, मतलब कि एक ही गति से आप जो है आपने स्टार्ट किया यहाँ से, मतलब एक एज से, और आप सीखे जा रहे हैं एक ही गति से बिल्कुल। तो ऐसा जो होता है ये बिल्कुल भी मतलब एक असंभव सी चीज़ होती है हमारे मानव उसमें जाति में। अगर देखा जाए तो ह्यूमंस हैं हम लोग भाई, हम हमेशा एक ही गति से जो है वो नहीं चल सकते सीखने के मामले में। कभी हमारी गति धीरे होती है, कभी तेज होती है। ठीक है, तो ये वाली जो होती है, ये वाला जो वक्र होता है वो हमारा ना के बराबर ही बनता है। इसको हम कहते हैं कौन सा, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, यानी कि समान गति का जो सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है हमारा, यही बना रही हूं मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, होता है एक होता है पॉजिटिवली एक्सक्लेरेटेड। ठीक है, पॉजिटिवली एक्सक्लेरेटेड क्या होता है आपका, पॉजिटिवली एक्सक्लेरेटेड होता है आपका इस तरीके से जो कर्व जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो आप इसके सारे नाम याद रखेंगे, जिससे कि पेपर में नाम से क्वेश्चन आता है कई बार कि, या फिर आपको ये कर्व दे दिया जाएगा कि ये कर्व जो है इस तरीके से बना हुआ, तो ये आपका कौन सा कर्व है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम है, जैसे कि नतोधर कर्व, फर्स्ट नाम है इसका नतोधर। ठीक है, एक नाम है इसका नतोधर, मैं यहाँ पे नाम आपके लिख दूंगी। नतोधर हो गया, सकारात्मक वक्र हो गया, एक इसको कहते हैं हम अवतल वक्र। ठीक है, और एक हम कहते हैं इसको कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व, कॉनकेव लेंस के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने, कॉनकेव कर्व। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव कर्व। इसका मतलब क्या होता है कि जो लर्नर होता है उसके स्टार्टिंग में जो सीखने की गति है वो क्या है, धीमी है यहाँ पर, और फिर उसकी धीरे 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 करके जो गति है वो आपकी लर्निंग की क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ में उसकी लर्निंग की जो गति है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली एक्सक्लेरेटेड कर्व, यानी कि ये कहीं हद तक हम इसको सबसे अच्छा मानते हैं कि लर्नर जो है, और एक्चुअल में हमारी मानव जो हम देखें अगर साइकोलॉजी, तो हम ऐसे ही सीखते हैं, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं। कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में अगर हमें टफ लगती है, जैसे हिस्ट्री कह लीजिए, मैथ्स कह लीजिए, और उसमें अगर हम अपना प्रैक्टिस और एफर्ट देते हैं और अगर एक अच्छा टीचर हमें मिल जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारी लर्निंग की जो गति है वो बढ़ने लग जाती है। तो ये होता है हमारा पॉजिटिवली एक्सक्लेरेटेड कर्व होता है, जिसको कि हम नतोधर भी कहते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, नतोधर हो गया, इसका एक और नाम क्या है, अवतल। ठीक है, अवतल। अब आप इसको याद ऐसे रखेंगे कि नतोधर, यानी कि आपने बिल्कुल नालायक से शुरू किया था भाई, बच्चा जो है ऐसे याद रखने के लिए। ठीक है, भैया आप शुरू में क्या थे, थोड़े थोड़े नालायक थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सीखते सीखते आपकी जो लर्निंग की गति है वो बढ़ती चली गई। अवतल यानी कि आप याद रख सकते हैं भाई, हमने धरातल से शुरू किया था, अवतल से कनेक्ट कीजिए, धरातल से हमने शुरू किया और फिर धीरे धीरे हमारी लर्निंग जो है वो ऊपर बढ़ती चली गई। ठीक है, इसको हम सकारात्मक कर्व भी कहते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है भाई, धीरे धीरे हमने सीखना शुरू किया और फिर हम सीखते सीखते हमारी जो गति है वो आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका नतोधर कर्व, अवतल कर्व। इसको याद रखने का तरीका भी एक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेगेटिवली एक्सक्लेरेटेड कर्व जो होता है आपका, वो कैसा होता है, वो होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, नेगेटिवली, वो पहले वाला कैसे था, ऐसे था, जो ऊपर बढ़ रहा था। ठीक
ठीक है, यहाँ क्या था, हमने स्टार्टिंग में तो धीरे सीखा बच्चे ने, लेकिन धीरे 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 करते करते उसकी लर्निंग में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से सीखा, ठीक है, इतने टाइम में इतना सीखा इतना सीखा इतना सीखा इतना सीखा, लेकिन धीरे धीरे करते करते यहाँ क्या आया, एक ठहराव आ गया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे क्या होता है पठार। और फिर धीरे धीरे इसकी जो लर्निंग की गति है वो नीचे गिरती चली गई, यानी कि कम होती चली गई। तो इसको हम इतना अच्छा नहीं मानते, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक कर्व। ठीक है, नेगेटिवली एक्सक्लरेटेड कर्व हम इसको बोलते हैं, नेगेटिवली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उन्नतोदर। ठीक है, उन्नतोदर कर्व हम इसको बोलते हैं, और उत्तल बोलते हैं इसको, और एक और बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, ये चारों पांचों नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके का जब आपको कर्व मिलेगा तो वो क्या रहेगा, आपका कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली एक्सक्लरेटेड कर्व। और एक और कहते हैं नकारात्मक, और एक और कहते हैं उन्नतोदर। ठीक है, उन्नतोदर, भाई उन्नति की जो दर थी वो शुरू में तो बहुत तेज थी, लेकिन फिर बाद में गिरती चली गई। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं कई बार, तो क्या होगा, जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत तेज भागते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो है आगे जाकर के थक जाते हैं, और जो बच्चे एक सही स्पीड में भागना स्टार्ट करते हैं वो आगे तक उस चीज़ को जो है, रेस को जीत जाते हैं। तो ये वही वाली कहानी है कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से सीखा, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर लर्निंग क्या है, एकदम से रुक सी गई, और फिर वो गिरने स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और इसी को जो यहाँ पर हमारी लर्निंग रुक जाती है, यहाँ पर जो हमारी एक पठार आता है लर्निंग में, उसको हम कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग का पठार, यानी कि अधिगम का पठार। यहाँ क्या होता है, अधिगम का पठार होता क्या है भाई, तब आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी जो सीखने की जो गति है वो तेज हो रही है, धीरे हो रही है, रुक गई है, हो भी रही है या नहीं हो रही है। यानी कि लर्निंग की अवनति और उन्नति को जब आप नहीं माप पाते तो वो होता है आपका लर्निंग का पठार, कहते हैं हम उसको। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब लर्निंग की उन्नति और अवनति का बोध ना हो पाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड कर्व हो गया। थर्ड देखते हैं कौन सा है, सॉरी ये थर्ड था ना, फोर्थ देखते हैं हम लोग। एक होता है आपका एस आकार का कर्व। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, एस आकार का कर्व बनेगा। इसमें क्या होगा आपका कि इसमें बच्चा क्या है, पहले धीमी गति से सीखेगा, फिर गति तेज होगी एकदम से, फिर उसके बाद में फिर वो धीमी गति से नीचे आएगा, और फिर एकदम से उसकी गति क्या होगी, तेज होगी आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो लर्नर की गति होती है इसको हम एस वक्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम एस वक्र भी कहते हैं, इसको हम मिश्रित वक्र भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो लर्नर होती है उसकी गति क्या होती है, पहले तीव्र होगी, फिर मंदी हो जाएगी, फिर उसके बाद में तीव्र होगी, फिर मंदी हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि भाई क्या हुआ, सीटेट का जब फॉर्म निकला तो आपने फॉर्म भरा तो धीरे धीरे आपने क्या किया, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे। फिर आपको पता चला अच्छा एग्जाम आने वाला है, 2 महीने में एग्जाम होगा, आपने न्यूज़ देखी 2 महीने में एग्जाम होगा, आपकी गति क्या हुई, एकदम से बढ़ गई। ठीक है, आपने फटाफट से वीडियोस ढूंढना स्टार्ट किया, फटाफट से मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट किया। उसके बाद में आपको पता चला अच्छा भाई कोरोना आ गया है, अब तो एग्जाम होने के चांसेस फिलहाल नहीं है। तो क्या हुआ, आपकी जो सीखने की गति थी वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, कम होने लगी। ठीक है, कम होने लगी। जब आपको पता चला कि अब तो भाई सीटेट की बिल्कुल डेट आ चुकी है, अब हमारा जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से आपकी गति जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मिश्रित वक्र, यानी कि कभी तेज होना, कभी धीरे होना, कभी तेज होना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, मिश्रित वक्र, जो आपकी लर्निंग की गति को धीरे और तेज होती रहती है इसके अंदर में। तो ये 4 तरह के आपके जो कर्व थे, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा एक होता है आपका अधिगम का पठार, जो कि मैं कर्व में ही आपको वैसे तो समझा चुकी हूँ। अधिगम का पठार यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग प्लेट्यू। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू, यानी कि अधिगम का पठार आ जाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं अपनी, तो एक टाइम पीरियड बाद में आकर के ऐसा लगता है कि आपकी लर्निंग जो है वो रुक सी गई है। ठीक है, आपकी लर्निंग में ना तो बढ़ोतरी हो रही है कहीं से ही, ना आप ऊपर जा रहे हैं कहीं, ना नीचे जा रहे हैं कहीं। आगे अगर आप लोग इस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी जॉब की, और वो जॉब आपको मिल गई है
उसके बाद एक बार के लिए, एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ है ही नहीं जैसे करने के लिए, अब कुछ सीखने के लिए नहीं है, तो वो होता है आपका अधिगम का पठार। और उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसके सारे रीजंस आप जो है वो याद कर सकते हैं, जो हमने फैक्टर याद किए हैं ना लर्निंग को अफेक्ट करने वाले, सारे के सारे वही रीज़न होते हैं लर्निंग के, जो आपके प्लेट्यू के यानी कि पठार के भी वही सारे रीजंस होते हैं। यानी कि मोटिवेशन की कमी हो जाना, तब आपकी लर्निंग में पठार आता है, प्लेट्यू आता है, ठहराव आता है, या फिर आपके इंटरेस्ट में कमी हो जाना, या फिर आपकी चॉइस का बदल जाना। भाई आपने स्टार्टिंग में कुछ और चॉइस रखी थी, फिर धीरे धीरे करते टाइम के साथ में आपकी चॉइस चेंज हो गई, तो आपकी लर्निंग में क्या होगा, एक बार के लिए ठहराव आ जाएगा कि भाई आप समझ में नहीं आ रहा, सीखा जा रहा है या नहीं सीखा जा रहा है, ठीक है, उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के लिए, वो सारे आपके जो हैं अधिगम पठार का रीज़न बनते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए जो भी पॉसिबल अपनी मेहनत होती है वो मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप अपनी ये ड्यूटी ज़रूर पूरी करें कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।